जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा जो आज का लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो ये इस चैप्टर नंबर 1 का ये एक तरह से लास्ट जो है वो टॉपिक है, जो कि हार्मोनिक जो है वो मोशन है, जो कि हम फैमिलियर हैं कि मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो मूवमेंट होती है बेसिकली जो है ये इसको हार्मोनिक ऑसिलेटर भी जो है वो बोलते हैं। तो चूँकि ये जो है वो हार्मोनिक जो है वो मूवमेंट होती है, साइनोसाइडल या कोसाइनोसाइडल जो है वो ये मूवमेंट होती है, तो इस वजह से। तो अच्छा, इससे पहले हमने प्रीवियस जो है वो जब ऑन कैंपस हमारी क्लासेस थी तो उस सिलसिले में हमने इस टाइम जो है वो ये लास्ट एग्ज़ाम्पल जो है वो ये की थी। एग्ज़ाम्पल ऊपर है 1.15, ठीक है। ये वाली एग्ज़ाम्पल जो है वो मैंने आप सबको ऑन कैंपस करवा दी थी और इसमें सारी ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी और आई होप आपने इसको जो है वो कवर अप कर लिया होगा। तो अब हमारा जो है वो आज का जो टॉपिक है वो मेनली हार्मोनिक मोशन और साथ आके जो है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स आ जाएंगी। तो अब ये एक जो है वो मैकेनिज़्म जो है वो जिसको स्क्वायर योग या स्लॉटेड लिंक मैकेनिज़्म भी आप मतलब कहते हैं। तो इसमें साथ एज अ इनपुट जो है वो एक मैकेनिज़्म के जो है वो वे में ये दिया और साथ ये जो है वो मैस एम के साथ उसने स्प्रिंग लगा दिया है, ठीक है ना। तो ये जो है वो साफ ज़रा ये क्रैंक है, तो ये सर्कुलर जो है वो मूवमेंट करेगी। ये सिर्फ उसने जो है वो सिर्फ समझाने के लिए जो है वो एक मैकेनिज़्म जो है वो डिवाइस किया है। तो ये जो है वो RS ये जो लिंक है सारा स्लॉटेड लिंक, ये वर्टिकली अप जो है वो मूव करेगा, ठीक है ना। तो इसके साथ फॉर एग्जांपल जो है मैस M है। तो अब हमें चूँकि बेसिक जो है वो हार्मोनिक के बारे में जो है वो पता है कि जब कोई पॉइंट जो है वो P एक सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन डायामीटर पे पड़ता है ना सर्कल की मूवमेंट में, तो वो हार्मोनिकली जो है वो मूव करता है। तो सिर्फ उसी को जो है वो एनालॉगस बना के ये जो है वो उसने काम किया है। तो अब इसके साथ अगर जो है मैस अटैच है तो मैस भी जो है वो क्या है इसी तरीके से स्प्रिंग जो है कंप्रेस या डिकम्प्रेस होगा और ये उस तरीके से ये एक्स टी यानी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के लिहाज से टाइम इंडिपेंडेंट आ गया और एक्स टी जो है वो डिपेंडेंट उस पर आ गया। तो ये जो है वो उसकी जो है वो वेव बन जाएगी। तो ये हमें ऑलरेडी जो है वो इससे फैमिलियर हैं, इसमें फ़र्दर जो है वो एक्सप्लेनेशन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें जो है वो चंद एक चीज़ें देख लें कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल उसका एक्स कंपोनेंट जो है वो आ गया है, ठीक है ना। थीटा जो है वो हमें पता है कि ओमेगा टी के बराबर होता है। तो अगर इसकी वेलोसिटी निकाल लें मतलब उसके मोमेंट पे, तो डी एक्स बाई डी टी जो है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी आ गया। एक्सेलेरेशन निकाल लें तो ये आ गया ए साइन ओमेगा टी। और इसको फर्दर जो है वो दोबारा इनपुट करें तो चूँकि जो है वो ए साइन ओमेगा टी जो है वो एक्स के बराबर मतलब था, तो ये जो है वो क्या है एक्स की वैल्यू जो है वो साथ उसके रिलेट कर दिया। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी क्या है, एक्सेलरेशन है उसका पॉइंट पी का जो उसका प्रोजेक्शन पड़ रहा है डायामीटर पे, ठीक है, उसका ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है वो माइनस तो साइन ये शो कर रहा है चूँकि एक्स एक्सेस राइट की तरफ पॉजिटिव है और जो है वो चूँकि ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है टुवार्ड द सेंटर ओ की तरफ होता है, तो उस वजह से नेगेटिव आ गया। तो ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया है, यानी डिस्प्लेसमेंट फ्राम द मीन पोजीशन, यानी कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्राम द मीन पोजीशन। तो ये सिचुएशन जो है वो हम जो है वो जानते हैं, ये लिखा हुआ भी उसने कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्राम द मीन पोजीशन। तो such a vibration with the acceleration proportional to the displacement and directed toward the mean position is known as simple harmonic motion। तो ये डेफिनेशन है उसकी। तो the motion given by a cos omega t is another example of simple harmonic motion, जो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं। तो आप बेशक जो है वो उसका a cos omega t फंक्शन ले लें या वो साइन वाला दूसरा कंपोनेंट ले लें। तो ये अच्छा, उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन। तो अब उसमें जो है ये चीज़ जो है वो देखते हैं कि
जैसे उसने ऊपर जो है वो फंक्शन जो है वो लिखा था कि ये अब उसके दोनों कंपोनेंट्स ने प्लॉट कर दिए हैं, ठीक है ना। ये दोनों कंपोनेंट जो है वो उसने प्लॉट कर दिए हैं, ये साइन ओमेगा टी वगैरह भी ये भी प्लॉट कर दिया है, और ये वाला ये कॉज ओमेगा टी भी मतलब वो वर्टिकल पे उसने ये प्लॉट कर दिया है। तो यानी सिर्फ समझाना ये चाहता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं और इनको जो है वो अल्टरनेटिवली शो करते हैं। ये चीज़ आ गई, ये देखें पर ये कॉज ओमेगा टी का। अच्छा, ये भी जो है वो एक कह लें कि ऑक्सिलरी जो है वो चीज़ थी। जो मेन चीज़ है कि वो इसमें आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन। तो अब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो है वो कैलकुलस से जो है वो फैमिलियर हैं कि ये जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर, यानी वेक्टर एक्स इन द एक्स वाई प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वो किसके बराबर होता है, ये हमें कैलकुलस से जो है वो स्टूडेंट को जो है वो पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स वेक्टर यानी उसका क्या है कि वो उसका रियल पार्ट ए है और जो है वो इमेजिनरी पार्ट बी है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे जो है वो शो किया जाता है, जहाँ पे हमें पता है एयोटा जो है वो स्क्वायर रूट बाई -1 के बराबर होता है। तो अगर हम जो है वो इसमें जो है वो ए और बी की जो है वो वैल्यूज़ इनपुट करें तो हमें जो है वो पता है कि ए कॉज ओमेगा टी प्लस एयोटा साइन ओमेगा टी वगैरह आता है, ये मैग्नीट्यूड उसकी आ जाती है, और ये थीटा, ये सारी चीज़ें हमने चूँकि कैलकुलस में जो है पढ़ी, इस वजह से इनकी जो है वो फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है वो दैट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर। तो बाकी जो है वो ये सारा कुछ दिया हुआ है, आगे ये जो है वो सीरीज़ वगैरह जो है वो दी हुई है, इसको सारे कुछ जो है ना वो आपने देखना है बेसिक फ्रॉम कैलकुलस से, ठीक है। तो ये हमारा जो एक्चुअली जो है मेन टॉपिक नहीं है, लेकिन क्विज़ में इस तरह की जो है ना वो चीज़ें जो है वो थोड़ा बहुत अपीयर हो सकती हैं। उसके बाद जो है वो ये आइलर फॉर्म में जो है वो इसने इसको जो है वो शो कर दिया है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि जो कम्प्लेक्स नंबर है अगर उसकी ये अब कैपिटल एक्स जो है ऊपर तीर का निशान बना हुआ है तो ये कम्प्लेक्स वेक्टर है। अब ए क्या है, इस कॉम्प्लेक्स वेक्टर की जब आप मॉड्यूलस यानी मैग्नीट्यूड लें तो वो ए आ जाएगी, सही है ना। यानी असल में क्या है, ये वेक्टर है तो साथ ये मैग्नीट्यूड आ गया और साथ ये कंपोनेंट बता के उन्होंने डायरेक्शन बता दी है। और अगर आप कॉम्प्लेक्स या आइलर फॉर्म में जो है वो इसको लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हमें ए ई आयोटा जो है वो थीटा जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब फर्दर कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा की उसने हेडिंग बना दी, ये भी एक ऑक्सिलरी जो है वो एक तरह का टॉपिक है, सही है ना। इसको जो है वो आपने बस क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मेनली देखना है, मेन इसमें कोई ऐसी सच डेरिवेशन जो है वो नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों तो हम उनको जो है वो साफ ज़रा, अगर Z1 है Z2 है तो हम उनको जो है वो इस तरीके से, इसका एम्पलीट्यूड A1 है A2 वगैरह है तो ये हम इसको इस तरह जो है वो शो कर सकते हैं। उसके बाद उनको जो है वो ऐड करके जो है वो क्या है सिंपली इस तरह जो है वो किया जा सकता है। तो इस सारे को जो है वो आपने देख लेना है। हमारा जो आज का मेन जो है वो वर्किंग है वो उसमें आर्टिकल 1.10.4 से है कि ऑपरेशंस ऑन हार्मोनिक फंक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना भी जो है वो आपने ख़ास तवज्जो जो है वो देनी है। तो अब इसमें देखते हैं कि हमें पता है कि कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन में हम वेक्टर आर को जो है वो हम कह सकते थे कि ये उसका कह लें कि एक तरह का डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर है, वो ए ई आई ओमेगा टी, यानी ये कंप्लीट वेक्टर आ गया जिसके अंदर उसका रियल पार्ट भी आ गया है और उसका इमेजिनरी पार्ट भी आ गया है जैसे ऊपर बताया गया था। तो अब ये पोजीशन वेक्टर है उसका यानी पॉइंट पी का। तो अब हमने इसका डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो साफ ज़रा ये वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी जो है वो डेरिवेटिव आप देखें उसने जो चेक करें कि कैसे लिया है कि आई आयोटा ओमेगा और ये जो है वो आ जाएगा और फर्दर जो है वो ए ई आई ओमेगा टी की वैल्यू इधर से पुट की है तो ये चीज़ आ गई। तो हमें पता चल गया कि ये जो वेलोसिटी है यानी जो वेलोसिटी आ जाएगी उसकी हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो क्या चीज़ आ जाएगी कि वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई और साथ उसके फैक्टर जो है वो आयोटा ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये पोजीशन वेक्टर था ना, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था तो वही साथ मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन उसके साथ जो है वो क्या है आयोटा ओमेगा साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मौजूद हो तो हम उसको आयोटा ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये उसका वेलोसिटी जो है वो वेक्टर बन जाता है।
सही है। और इस तरीके से अगर जो है वो डबल डेरिवेटिव लें, दोबारा डेरिवेटिव लें ऊपर वाली टर्म का, तो ये जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा। दोबारा वैल्यू जो है वो यहाँ से कॉम्प्लेक्स वेक्टर की पुट किया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। वो जस्ट लाइक एक्सेलेरेशन जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के फ्रॉम द मीन पोजीशन से, और उसकी जो डायरेक्शन है वो टुवार्ड्स द जो है वो मतलब उसके सेंटर की तरफ होती है, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी इसको जो है वो बोलते हैं। तो ये है। अब यही चीज़ इसको जो है वो उसने क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, वो डिस्प्लेसमेंट को जो है वो उसने रियल जो है वो यानी कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये जो ऊपर दिया हुआ है ये देखें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा। तो अब वो उसने जो है वो क्या किया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो है वो इसके जो कि दोनों जो है वो कंपोनेंट्स अगर हम इसको आइलर फॉर्म में लिखें तो ये आइलर फॉर्म में जो है वो किसके बराबर बन जाएगा, ए इंटू जो है वो कॉज ओमेगा टी और प्लस आ जाएगा एयोटा साइन ओमेगा टी। तो अयोटा साइन ओमेगा टी वाला रियल कंपोनेंट आ जाएगा, और जो है वो ए कॉज ओमेगा टी वाला उसका वो जो है रियल कंपोनेंट आ जाएगा, और ए अयोटा साइन ओमेगा टी वाला उसका इमेजिनरी कंपोनेंट आ जाएगा। तो यानी उसने जो है वो ए कॉज ओमेगा टी रियल कंपोनेंट जो है वो लिखा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं तो उसका रियल जो है वो कंपोनेंट आ जाएगा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स वेक्टर का, सही है। तो इसका रियल ऑफ जो है वो ए ई एयोटा ओमेगा टी किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉज ओमेगा टी। तो जो वेलोसिटी है वो अगर आप इसको जो है वो देखते हैं, ठीक है ना, तो ई अयोटा ओमेगा टी सही है ना, ई सॉरी अयोटा ओमेगा, और इसके साथ जो है वो आगे अगर एक्स की वैल्यू जो है वो पुट करें तो वो क्या हो जाएगी, ए कॉस ओमेगा टी आ जाएगी ना, सही है। तो यानी अयोटा ओमेगा और जो है वो आ जाएगी साइन ओमेगा टी। इसमें जब आप x की वैल्यू जो है वो इनपुट करेंगे तो इसका जो है वो जो रियल जो है वो पार्ट आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अयोटा ओमेगा और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a और साथ आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। अब उस कॉस ओमेगा जो है वो टी, अब उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अगला जो है वो कंपोनेंट आ जाएगा प्लस अयोटा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी वगैरह। तो जब उसको जो है वो एक्सपेंड करेंगे तो हम देखेंगे कि अयोटा जो है वो इमेजिनरी, इधर चूँकि आई ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है उधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो रियल वाला जो है वो पार्ट होगा वो इमेजिनरी बन जाएगा और जो इमेजिनरी होगा वो रियल बन जाएगा। तो इसलिए जो है वो ये चीज़ बन जाएगी कि जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। यानी हमने क्या है कि ये जो इक्वेशन 1.52 है इसमें x की जगह पे ये वाला जो कंप्लीट इसकी आइलर फॉर्म है एक्सपेंडेड वो इनपुट कर देनी है, ए कॉज ओमेगा टी प्लस अयोटा साइन ओमेगा टी वगैरह पुट कर देनी, और ये अयोटा ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इधर जो है वो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट के साथ ये मल्टीप्लाई हो के जो है वो इमेजिनरी बन जाएगा यानी कॉज वाला, और जो साइन वाला है वो क्या बन जाएगा, वो रियल बन जाएगा। तो इस वजह से ये साइन वाला जो है वो कंपोनेंट उसने लिखे जो कि ये रियल पार्ट है, सही है ना। तो जिसके साथ साफ ज़रे अयोटा होता है वो इमेजिनरी होता है और जिसके साथ नहीं होता वो रियल होता है। तो चाहे साइन हो या कोसाइन हो, बस रियल के साथ जो अयोटा नहीं होता। तो ये माइनस ओमेगा ए साथ आ गया। अब हम जो है वो जानते हैं कि जो माइनस साइन ओमेगा टी है उसको जो है वो कैसे लिखा जा सकता है, वो हम कॉज ओमेगा टी प्लस 90 जो है वो इसको लिख सकते हैं या π/2 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ओमेगा ए कॉज ओमेगा टी प्लस 90। अब इसको जो है वो आपने कंपेयर करना है किसके साथ, इक्वेशन 1
1.54 के साथ। यानी इसमें जो चीज़ बताना वो ये चाहता है कि ये चूँकि डिस्प्लेसमेंट a cos ओमेगा टी के बराबर है, तो जो वेलोसिटी हमारे पास फाइनल आई इक्वेशन 1.55 में वेलोसिटी आ गई है ओमेगा a cos ओमेगा टी प्लस 90। क्योंकि एक तो अगर ये a है तो a cos ओमेगा टी वगैरह सारा कुछ मौजूद है, ओमेगा a cos ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा टी के अंदर प्लस 90 यानी π/2 ऐड हुआ है। यानी कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर से π/2 जो है वो आगे होता है, लीडिंग होता है, फॉरवर्ड होता है, और साथ उसको सिर्फ ओमेगा के साथ यानी कि प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। यानी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसके अंदर हमने क्या करना है, ओमेगा टी के अंदर पाई ऐड कर देना है, π/2 ऐड कर देना 90 डिग्री, और साथ ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो हमारे पास वेलोसिटी का वेक्टर जो है वो मतलब उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी और उसकी ओरिएंटेशन आ जाएगी। और सिमिलरली एक्सेलेरेशन क्या है कि अगर हम जो है वो क्या काम करें कि इसी में जैसे ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इसी को जो है वो अगर हम इधर फिर जो है वो कम्प्लेक्स वेक्टर उसकी वैल्यू जो है वो इनपुट कर दें, सही है ना। ये कम्प्लेक्स वेक्टर जो है ये ऊपर ये लिखा हुआ है, इसको जो है वो एक्सपेंड कर लें, या पीछे इसकी वैल्यू भी जो है वो यहाँ पे जो है वो मेरा ख्याल दी हुई थी, ठीक है ना, सही है। ये वाली वैल्यू जो है वो दी हुई, इसी को पुट कर लें, बस थीटा को जो है वो ओमेगा टी कर लें, ठीक है ना। तो ये वाली जो है वो उसकी कम्प्लेक्स वेक्टर की जो है वो ये वैल्यू थी, सही है, वो जो दी हुई थी, ठीक है ना। तो जब इसकी जो है वो वैल्यू जो है वो इनपुट करेंगे, सही है ना, यहाँ पे ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, a cos ओमेगा टी। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और क्या हो जाएगा, a cos जो है वो ओमेगा टी आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है ना। और आगे जो है वो इमेजिनरी मतलब आ जाएगा, उसको हमने नहीं लेना। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा टी यानी पहला ही जो है वो टर्म आ जाएगी। तो साथ जो है वो माइनस cos ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस 180 यानी ओमेगा टी प्लस पाई रेडियन में आ जाएगा, डिग्रीज में लिखना तो 180 लिख ले। तो ये चीज़ आ गई। तो अब इसमें भी हमें इसको हर एक चीज़ को कंपेयर करना है किसके साथ, इक्वेशन 1.54 यानी डिस्प्लेसमेंट वाली के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर करते हैं तो a cos ओमेगा टी उसी तरीके से आ गया, लेकिन साथ पाई ऐड हुआ, यानी a cos ओमेगा टी प्लस पाई 180 डिग्री ये ऐड हुआ है। तो हमें इससे ये पता चल गया कि एक तो जो वेलोसिटी का वेक्टर है वो सॉरी एक्सेलरेशन का जो वेक्टर है वो जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर होता है उससे 180 डिग्री अपोजिट होता है। अगर वेलोसिटी का वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर इस तरफ है राइट की तरफ, तो वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का वेक्टर जो है वो क्या होगा, वो टुवार्ड्स जो है वो लेफ्ट होगा, सही है। तो 180 डिग्री अपोजिट होना है, तो साथ सिर्फ ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है। वेलोसिटी को अगर जो है वो निकालना है तो वो 90 डिग्री लीडिंग होगी डिस्प्लेसमेंट से और ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा। और अगर एक्सेलरेशन निकालना है रियल मतलब कंपोनेंट की फॉर्म में तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना है और उसको पाई जो है वो उसके अंदर लीडिंग आ जाएगी। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो वो क्या हो जाता, हम लैगिंग वेक्टर बोल देते। तो ये चीज़ है। तो फर्दर जो है इसमें ये बताया कि अगर जो है वो दो अगर हार्मोनिक फंक्शंस हो तो उनको वेक्टोरियली ऐड कर सकते हैं। रियल ऑफ एक्स फॉर एग्जांपल ये है a1 cos ओमेगा टी, रियल ऑफ x2 कोई दो डिफरेंट वेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं जैसे, तो हम जो है वो इस तरह हैं, तो हम उनको जो है वो इस फार्मूला से इक्वेशन 1.57 1.58 वगैरह से हम उनका जो है वो अल्फ़ा वगैरह जो है वो फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन ये रिजल्टेंट की है और ये मैग्नीट्यूड है। तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट था इसमें। अब इसमें जो है वो यहाँ पे यही चीज़ जो है वो इक्वेशन जो है वो ये वाली इन इक्वेशंस को जो है उसने प्लॉट किया है। एक फिगर नंबर 1.49 में उसने कौन कौन सी इक्वेशंस को प्लॉट किया है, यही वाली ये वाली जो है वो इक्वेशंस को उसने प्लॉट किया है। इक्वेशन 1.51 को प्लॉट किया है, इक्वेशन 1.51 को प्लॉट किया है। साथ ही उसने जो है वो 1 पॉइंट जो है वो 54 1.55 और 1.59 वगैरह इनको ही प्लॉट किया है। या इन अदर वर्ड्स जो है वो ये देखें कि उसने जो है वो 1.51 को प्लॉट किया है, आई ओमेगा एक्स ये 1.52 और 1.53 इन जो है वो तीन इक्वेशंस को जो है वो उसने मेनली
प्लॉट किया है कंप्लीट वेक्टर की फॉर्म में। और ये देखें कि ये वेक्टर जो है वो आ गया पोजीशन वेक्टर उसका डिस्प्लेसमेंट का, और उसके साथ π/2 जो है वो ये ऐड हुआ है, तो ये उसका वेलोसिटी का वेक्टर आ गया। x का डॉट है ये ऊपर, यानी dx/dt है, तो अयोगा उसके साथ अयोटा ओमेगा मल्टीप्लाई हुआ और साथ ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उतना प्रोडक्ट आ गया। फिर फर्दर जो है वो जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेक्टर है वो वेलोसिटी वेक्टर से π/2 लीडिंग है या डिस्प्लेसमेंट से पाई लीडिंग है 180 डिग्री। तो ये आगे कॉरस्पॉन्डिंग जो है उसने उनको ग्राफ भी जो है बना दिया है। ये चीज़ आ गई। ये बाकी पैरेललोग्राम जो है वो फॉर्म में जो है वो इनको शो किया, दैट इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। रियल और इमेजिनरी एक्सेस हैं, ये जो है वो ये असल में उसने इक्वेशन जो है उसने ये प्लॉट किया फिगर 1.5 में, जो इसने यहाँ पे ये इधर पीछे जो है वो ये शो भी की है कि 1.57 एंड 1.58 ये ऊपर उसने कहा है कि फिगर 1.50 में ये जो है वो ये प्लॉट किया हुआ है। तो ये देखें फिगर 1.50। तो इसका जो है वो फर्दर जो है वो एप्लीकेशन यहाँ पे ये एग्जांपल जो है वो इम्पॉर्टेंट है 1.18, तो इस पे अप्लाई करते हैं। वो कहता है कि एडिशन ऑफ हार्मोनिक मोशंस, तो हमने क्या करना है कि फाइंड द सम ऑफ टू हार्मोनिक मोशंस जो है वो x1t 10 cos ओमेगा t और x2t 15 cos ओमेगा t प्लस 2 जो है वो ये जो है वो दिया हुआ है। तो अब ये दो इंडिपेंडेंट जो है वो हार्मोनिक मोशंस हैं, तो उसने इसके जो है वो 3 मेथड्स जो है वो मेंशन किए हैं। और इसमें जो पहला मेथड है वो कहता है कि यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। वो क्या है कि ये जो है वो सिंस वो कहता है द सर्कुलर फ्रीक्वेंसी इज़ द सेम फॉर बोथ x1t, क्योंकि हर जगह पे यहाँ पे भी जो है वो ओमेगा टी लिखा और इधर भी ओमेगा टी लिखा हो, यानी यहाँ पे कोई ओमेगा 1 या ओमेगा 2 नहीं लिखा हुआ या ओमेगा डैश नहीं लिखा हुआ। यानी इसका मतलब है कि अगर ओमेगा की इधर जो है वो वैल्यू फर्स्ट वाली जो है वो मोशन में 5 रेडियन पर सेकंड है फॉर एग्जांपल, तो इधर भी 5 रेडियन ही है, यानी वो ये बिल्कुल आइडेंटिकल है ओमेगा। तो ये जो है वो सर्कुलर फ्रीक्वेंसी, और ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ओमेगा सिंबल सर्कुलर फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। और अगर जो है वो स्मॉल लेटर एफ से जो शो की जाती है फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट जो है वो साइकिल्स पर सेकंड या हर्ट्ज होती है, उसको हम लीनियर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये आगे मेंशन भी किया होगा इसी बुक में। तो ये है। अब ये जो पहला मेथड उसने लगाया कि हमने क्या है एक्स टी जो है वो फाइंड करना है, तो साफ ज़ाहिर है दो जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, तो उनका वेक्टोरियल जो है वो सिंपली सम होना है, सही है ना। अगर स्केलर हैं तो फिर भी सिंपली ऐड कर दें, तो x1t x2t जो है वो इनको हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अब एग्ज़ाम में x1t ये दिया हुआ है 10 cos ओमेगा t, x2t जो है वो 15 cos ओमेगा 2 प्लस दिया। अगर फॉर एग्जांपल आगे तीसरा भी कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है, तीसरा वेक्टर फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो है वो 7 cos ओमेगा t, ठीक है ना, और उसमें -1.5 भी हो सकता है, लीडिंग भी हो सकता है, लैगिंग भी हो सकता है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्लस ही हो, सही है ना, ये भी मतलब ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है 3 वेक्टर भी दिए जा सकते हैं, तो ये 2 वेक्टर फ़र्ज़ नहीं हो गए, आपने 3 वेक्टर भी जो है वो बना के चेक करना है। वो बता देता हूँ आगे, थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि वो कैसे करने हैं। तो 3 वेक्टर भी जो है वो इसी तरीके से ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है ना, इन मेथड से। तो यहाँ पे 2 वेक्टर किए हैं, तो अब हमने इनको जो है ऐड कर दिया, तो हमें जो है वो पता। अच्छा, ये इसने जो है ना वो ए एज्यूम किया कि एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट का, और कॉज ओमेगा टी यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो भी सेम होगी, यानी फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी है, ओमेगा टी हर जगह पे तो ओमेगा टी है, लेकिन साथ उसके जो है वो साफ ज़रा जो लीडिंग या होगा एंगल वो डिफरेंट होगा, सही है ना। अभी उसने अभी प्लस किया, ज़रूरी नहीं कि प्लस हो सकता है वो लैगिंग आ जाए, जो भी है तो बाद में आ जाएगा। अगर अल्फ़ा नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। तो अभी उसने क्या प्लस जो है वो किया अल्फ़ा, तो अब उसको जो है ये एज्यूम किया, यानी उसने कहा कि रिजल्टेंट जो है फंक्शन को उसने, जो कि ये सारे रियल फॉर्म में थे, जो कि कोसाइन की फॉर्म में थे, तो उसको जो रिजल्टेंट होगा उसको भी कोसाइन फॉर्म में उसने एज्यूम किया है। फॉर एग्जांपल अगर इधर 10 sin ओमेगा टी लिखा होता, 15 sin ओमेगा टी प्लस 2 वगैरह लिखा होता, तो यहाँ पे वो रिजल्टेंट को कह देता कि ए sin ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा कह देता। तो ये सादा सी बात है। बहरहाल अब इनको जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकली जो है वो एक्सपेंड किया है, तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस
ठीक है ना, साइन अल्फा साइन बीटा ये आ गया, और इनको जो है आपस में ऐड किया, और उसके बाद फर्दर जो है वो इसमें ये ओमेगा टी प्लस 2, इसमें 2 एक बार याद रखें कि ये रेडियन में है, ठीक है ना, ये रेडियन में 2 डिग्रीज नहीं है, 2 रेडियन है ये, सही है। तो बहरहाल इनको जो है वो एक्सपेंड किया इस तरह भी, और उसके बाद आगे जो है उसने जो है काम किया है वो आप देखेंगे फर्स्ट मेथड में उसने कहा है कि ये जो है वो चीज़ जो है वो आगे इसमें कॉज ओमेगा टी कॉमन ले लिया, इधर भी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी कॉज ओमेगा टी के कोफिशिएंट आपस में सेपरेट कर दिए, ठीक है ना, कॉज ओमेगा टी को एलिमिनेट किया है या कॉमन लिया है, सही है। तो अब जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड पर जो है वो कॉज ओमेगा टी के जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिखता है कि बाय इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स ऑफ कॉज ओमेगा टी बोथ साइड। तो हम देखते हैं कि इधर जो है वो कॉज ओमेगा टी का जो है वो कोफिशिएंट था ए कॉज अल्फ़ा, तो इस तरफ जो है कॉज ओमेगा टी का 10 + 15 cos 2 ये, और ए साइन अल्फ़ा का ये 15 sin 2, तो इधर जो है वो इस तरफ ये इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, इस वजह से माइनस को उसने नहीं लिखा, ठीक है ना। तो ए साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 15 sin 2 ये जो है वो मेंशन कर दिया है। तो साथ जो है वो साफ ज़रा ए साइन अल्फ़ा, तो अब आपने अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो सिंपली इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करके सम करें और स्क्वायर रूट ले लें तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी और अल्फ़ा जो है वो आ जाएगा, सिंपली इनको आपस में डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को, इस पर तो ए के साथ ए कैंसिल आउट हो जाएगा, tan अल्फ़ा आ जाएगा, tan इनवर्स लेंगे तो ये आ जाएगा ये। तो ये मेथड 1 इस तरह कंप्लीट हो गया। अब ये जो है वो सेकंड मेथड जो है वो ये कहता है कि बाय यूजिंग वेक्टर्स, यानी आप वेक्टोरियली, जैसे आप बेसिक मैकेनिक्स के अंदर आप जानते हैं कि वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से या पैरेललोग्राम या ट्रायंगल रूल से ऐड करते हैं, तो हम उस तरह भी ऐड कर सकते हैं। वो कहता है फॉर एन आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ ओमेगा टी कैन बी डिनोटेड ग्राफिकली एज फिगर बाई एडिंग दैम वेक्टोरियली द रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब ये तो उसने निकाल दिया, लेकिन अब इसको जो है वो मैंने थोड़ा सा जो है वो खुद राइट किया, एक्सप्लेन किया, मैं आपको जो है वजाहत कर देता हूँ कि आपने करना कैसे है, सही है ना। तो ये वाली डायग्राम जो है ये उसने बनाई है, ये वाली बनेगी कैसे, तो इस सिलसिले में जो है वो यहाँ पे इसको जो है वो ऑब्जर्व करें। जी ये देखें कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो जैसे दो जो है वो हार्मोनिक मोशन थी, 10 cos ओमेगा टी पहली थी, दूसरी थी 15 cos ओमेगा टी प्लस जो है वो 2 थी। तो अब ये असल में थी कि इसके बराबर ये रियल ऑफ 10 cos जो है वो ई आई ओमेगा टी और 15 ई आयोटा ओमेगा टी प्लस 2 के बराबर थी। तो अब यहाँ पे जो है वो हमें केयरफुली ये देखना है, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है कि 10 cos ओमेगा टी स्टेट्स दैट इट इज़ द पार्ट आर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 10, यानी कि ये 10 cos ओमेगा टी ये बता रहा है कि कोई एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है 10 है, तो उसका cos ओमेगा टी क्या है, यानी एंड इट इज़ मेकिंग एंगल ओमेगा टी विद द हॉरिजेंटल, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और रियल एक्सिस, ठीक है ना, हॉरिजेंटल एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं। तो इसके साथ ये 10 वेक्टर जो है वो क्या है, ओमेगा टी एंगल बना रहा है, तो इसका जो हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन होगा ना एक्स एक्सिस पे या रियल एक्सिस पे, वो किसके बराबर हो जाएगा 10 cos ओमेगा टी, सही है ना। तो इसी तरीके से वर्टिकल क्या हो जाएगा, साफ ज़रा 10 sin ओमेगा टी, लेकिन अब उसने सिर्फ जो है वो रियल पार्ट जो है वो लिया है, ठीक है ना, तो 10 cos ओमेगा टी ये प्रोजेक्शन आ जाएगा। तो ये तरीका है इन जो है वो इंडिविजुअल वेक्टर्स को जो है वो प्लेन में शो करने का, ठीक है ना, क्योंकि cos ओमेगा टी एंगल जो है वो मतलब उसने कोई दिया हुआ है, ये रैंडम जो है ना वो हमने एज्यूम कर लिया कि कोई भी एंगल जो है वो 10 डिग्री 5 डिग्री 1 डिग्री कोई भी वैल्यू होगी, तो उस साफ ज़रा कोई एंगल तो होगा ना, तो 10 जो है वो उस एंगल पर जो है वो होगा, और उसका जो है वो जब हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन देखेंगे रियल एक्सिस पे तो वो आ जाएगा 10 cos ओमेगा टी। अब उसके बाद जो है वो सेकंड वेक्टर जो है वो कौन सा x2t एज अ सिमिलर जो है वो स्टेटमेंट मैग्नीट्यूड के लिए कि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है वो 15 जो है वो मेंशन की है, तो 15 हो जाएगी, लेकिन बट इट इज़ मेकिंग एंगल ओमेगा टी प्लस 2,
जहाँ पे 2 जो है वो मतलब है क्या रेडियन में है, ठीक है ना, विच जो है वो इन डिग्रीज जो है वो अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो ओमेगा टी प्लस 114.6 डिग्री ये बन जाता है, चूँकि 1 जो है वो रेडियन 57.3 जो है वो डिग्रीज के है अप्रॉक्सीमेटली। सो इट मीन्स x2t जो है वो इज़ लीडिंग 1.46 बाई फ्राम x1t। सही है। तो अब इसका मतलब क्या चीज़ हो गई कि हमने इस पर जो है वो इसका तो ओमेगा टी एंगल ऑलरेडी है, तो इसके साथ जो दूसरा वेक्टर होगा उसके अंदर भी चूँकि ओमेगा टी है, लेकिन ओमेगा टी तो ये आ गया साथ फर्दर उसके अंदर 114.6 है। तो इसके साथ यानी ये जो डायरेक्शन है इसके साथ हमने प्रोटेक्टर ऐसे रख देना है, बिल्कुल एक्स एक्सेस उसका जो है वो यहाँ पे यानी कि ज़ीरो उसकी यहाँ पे आ जाएगी जो उसका सेंटर होगा, और उसकी जो है वो ज़ीरो वाली लाइन इस पर जो है वेक्टर के ऊपर आ जाएगी, और इसके साथ 114.6 डिग्री मेजर कर लेंगे। तो हमारा ये जो है वो आगे अगर हम देखें तो ये इस तरीके से जो है सॉरी ये वेक्टर यहाँ पे जी ये देखिए यहाँ पे ये प्लॉट किया हुआ ऐसे, जो कि उसको डायरेक्ट मैंने फिर कर दिया है इंडिविजुअली प्लॉट की बजाय, ये वाला ये इसके साथ ये एंगल ये देखिए यहाँ पे 114.6 ये सेकंड वेक्टर है 15 जो है वो यूनिट्स वाला, तो इसके साथ प्रोटेक्टर की तरह मेजर कर देना है, ठीक है ना। अब कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 डिग्री हो सकता है, अगर फॉर एग्जांपल 3 डिग्री होता 3 रेडियन होता तो बहरहाल जिस भी इधर भी आ सकता था, कहीं भी आ सकता था, उसमें ये ज़रूरी फ़र्ज़ नहीं हो गया कि ये हमेशा ऐसे ही दिया होगा एग्ज़ाम में। तो आपने थोड़ा जो है वो ट्राई कर लेना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता है, कोई भी वैल्यू इधर आ सकता है, सही है ना। तो ये एक जनरल जो है वो मेथड है, तो ये आपने देखना अगर कोई शो तो उसमें जो है वो डिस्कस कर लीजिएगा। तो बहरहाल ये 114.6 जो है वो ये वैल्यू आ गई। तो अब उसके बाद जो है वो रिजल्टेंट क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ जो है वो लगाया है, तो ये 10 के पैरेलल जो है वो ये वेक्टर यहाँ से प्लॉट किया, इधर से ये जो है वो प्लॉट किया, तो ये उसका जो है वो डायगोनल बन गया, ये रिजल्टेंट उसका बन गया फ्राम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से जो है वो मकसद है उसका ये जो डायगोनल है ये वाला, ठीक हो गया ना। तो ये चीज़ आ गई। अब हमने जो है वो ये वाली ट्रायंगल जो है वो यूज़ कर ली, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली ट्रायंगल, ये जहाँ पे कर्सर जो है वो ये शो कर रहा है, तो इसकी ये दो साइड जो है ये 10 है ये 15 है, चूँकि आपस में पैरेलल हैं, 10 और 15 ये है। और सेम आप देखते हैं कि जैसे ये लाइन है तो इसका तो एंगल 114.6 बन रहा था, तो इसी लाइन को अगर आगे प्रोसीड करें तो इस लाइन का इसके साथ एंगल भी सेम यही एंगल बन रहा होगा, जो ये एंगल था उतना ही ये एंगल भी है। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में से 104 में माइनस किया तो ये 65.4 जो है वो ये एंगल अंदर वाला बन गया। तो अब क्या इस साइड की लेंथ का पता है, साइड की लेंथ का पता है, ये सामने वाला रिजल्टेंट है ये फाइंड करना है, तो लाफ को साइन लगा के मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल लें, तो 10 प्लस स्क्वायर 2 इंटू 10 15 cos 65.4 और ये जो है वो जाके उसकी मैग्नीट्यूड आ गई 14.1462 वगैरह ये आ गई। थोड़ा बहुत जो है वो उसके साथ डिस्क्रिपेंसी है कैलकुलेटर से, वो आप जो है वो देख लें, उधर जो है बुक में जो है वो वैल्यू जो है वो वैल्यू उसने जो मतलब शो की है वो दैट माइट बी ड्यू डेसिमल 14.1477 दी हुई है, सो दैट जो है वो डजंट मेक एनी इशू। तो ये चीज़ आ गई। नाउ यूज़ जो है वो लाफ साइन को जो है वो फाइंड करें, टू फाइंड एल्फ़ा जो है वो लगाना है, तो एल्फ़ा जो है वो आपको यानी कि एंगल चाहिए रिजल्टेंट का इस वेक्टर के साथ, ये रिजल्टेंट का इसके वेक्टर के साथ है, ठीक है ना। तो ये जो है वो लाफ साइन आप आराम से लगाएं, तो ये 15 के सामने वाला साइन अल्फ़ा है, तो साइन अल्फ़ा बाई 15 कर लें, और बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो इधर जो है वो साइन ऑफ 65.3 को जो है वो ए पे जो है वो डिवाइड कर दें, तो बस दो जो है वो आइडेंटिटीज़ काफ़ी हैं, सही है ना। थर्ड एंगल की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है वो अल्फ़ा जो है यहाँ से 74.6 आ गया, तो ये जो है वो तरीक़ाकार है इसका। तो अगर जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 3 वेक्टर होते तो आपने क्या है उनको वेक्टोरियली जो है वो इस वेक्टर के साथ दूसरा वेक्टर जो है वो इसके जो है वो साथ उसकी जो है वो टेल इधर आ जानी थी, और बिल्कुल जैसे हम वेक्टोरियली ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल से उस तरीके से ऐड करना था, और लास्ट वेक्टर को उधर मिला देना था, सही है ना। आगे हम फिर ग्राफिकली जो है वो उनको मेजर भी कर सकते थे स्केल के मुताबिक, और बाकी जो है वो हम कंपोनेंट फॉर्म में जो है उनको लिख सकते थे। तो ये आप जो है वो कर लेना, अगर कोई इशू हो तो उसमें बता देना। तो हैंस जो है वो ये हमारी अच्छा ये जो हमारा सेकंड मेथड था तो ये एक्सप्लेन हो गया।
अब उसमें एक थर्ड मेथड भी उसने मेंशन किया है कि बाय यूजिंग कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन द टू हार्मोनिक मोशंस। अब ये कम्प्लेक्स नंबर मेथड है तो इसको भी समझ लें, ये भी बता देता हूँ जस्ट फॉर नॉलेज। हालांकि मेथड तो एग्ज़ाम में मेंशन किया जा सकता है कि आप इस मेथड से करें, तो इस वजह 3 मेथड से ये नहीं है कि आप किसी से भी कर देना, जो उधर मेंशन किया होगा आपने लाजमी से करना। तो तीनों में जो है वो आपको मुकम्मल कमांड चाहिए। तो अब इसके लिए जो है वो अगर हम जो है वो जैसे मैंने पहले भी ऊपर लिखा है कि x1t को असल में क्या है कि रियल जो है वो क्या है a1, यानी कोई मतलब है वेक्टर है, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड क्या a1 है, जो कि एक्चुअली 10 गिवन है हमारे पास ना। तो 10 e आयोटा ओमेगा t इस तरह हम लिख सकते हैं। यानी क्या चीज़ है, यानी ये जो हमारी ये था 10 cos ओमेगा टी, तो इसको हम जो है वो क्या कि रियल जो है वो ऑफ 10 और ई आयोटा ओमेगा टी का ये रियल पार्ट है, ठीक है ना, क्योंकि वो पूरा जो फंक्शन होगा, सही है ना। अगर आप इसको जो है वो एक्सपेंड करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा 10 इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। तो आयोटा वाला जो कि इमेजिनरी पार्ट आ गया वो उसने मतलब नहीं किया, सही है ना, क्योंकि रिजल्ट जो है वो सेम आना है, आइडेंटिकल मोशन होनी, प्लॉट में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो अब ये जो है वो रियल मतलब लिख लिया जो हमारे पास हार्मोनिक मोशन दी हुई थी। तो इसी तरीके से अगर ये कोसाइन है और एंगल बन रहा है तो ओमेगा टी प्लस 2 है, तो इसका ये रियल 15 आयोटा ओमेगा टी प्लस 2 आ गया। तो अब जो है वो रिजल्टेंट जो है वो अगर इनका ऐड करें तो साफ ज़ाहिर वो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल उसका एज्यूम्ड एम्पलीट्यूड है ए, ये एज्यूम्ड है, अभी हमने इसको फाइंड करना है। तो उसी तरीके से उसका जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में क्या हो जाएगा ई आयोटा ओमेगा टी, फ्रीक्वेंसी जो है वो सब की सेम है, तो साथ उसका अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये तो हमें एंड पे रिज़ल्ट बताएगा, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं अभी हम लिखेंगे प्लस सी, तो जो रिज़ल्ट है अगर नेगेटिव आ जाता तो ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तरीका। अब इसको जो है वो करना कैसे है, ठीक है ना। मेथड तकरीबन सिमिलर है, लेकिन अब आपने ये जो है वो मेथड उसने यूज़ करना। यहाँ पे उसने कहा है कि फिगर इक्वेशन 1.47 लेकिन ये उसने थोड़ी उसमें जो है ना वो समझाने में मिस्टेक की है। अब इसमें मैंने जो है वो इसको किया है, आप इसको जो है वो थोड़ा देख लें। यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से जो है वो ये आपने ये करना है कि इस तरीके से x1t ये इस तरीके से जो है वो आप लिख सकते हैं। तो अब ये जो है वो साफ ज़रा इनको जब ऐड करेंगे तो जो कम्प्लेक्स नंबर होगा ए ई आयोटा ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, ये उसने खुद दी हुई क्वेश्चन E7 E8। तो अब हम इसको जो है वो कैसे लिख सकते हैं कि रियल ऑफ 10 आयोटा कॉस ओमेगा टी के बराबर है, रियल ऑफ 15 ये इसके बराबर है, ठीक है ना। और रियल ऑफ जो है वो रिजल्टेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 से हमारे पास ये है, सारा कुछ लिख दिया है। तो अब हमने क्या कर दिया, इनको जो है वो आपस में इक्वेट कर दिया है, ठीक है ना। यानी इक्वेशन 1+2 को ऐड कर दिया, क्योंकि उनका जो है वो रिजल्टेंट ये है, तो इनके जो है वो रियल पार्ट का जो सम होगा साफ ज़रा रिजल्टेंट के रियल पार्ट के बराबर होगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड होने हैं, रियल पार्ट आपस में ऐड होने हैं। तो ये 10 cos ओमेगा टी प्लस 15 cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा के बराबर आ गया। और अब जो है वो 10 cos ओमेगा टी प्लस जो है वो 15 cos ओमेगा टी, यानी हमने जो है वो क्या काम किया कि ये जो 10 cos ओमेगा टी है, आगे ये 15 cos ओमेगा टी है, इसको जो है वो हमने एक्सपेंड कर लिया। 15 cos ओमेगा टी माइनस जो है वो आ गया 15 sin ओमेगा टी और sin 2, और आगे a cos ओमेगा टी cos अल्फ़ा, ये इसको एक्सपेंड किया अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा के, तो ये चीज़ आ गई। तो फिर इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, इन दो टर्म्स में ये ऊपर मैंने इसी तरीके से ये थोड़ा इनको कि आप cos ओमेगा टी कॉमन ले लें और इधर भी sin ओमेगा टी जो है इनमें से कॉमन ले लें, इधर भी cos ओमेगा टी कॉमन ले लें, कोफिशिएंट ये बन गए। तो आलमोस्ट जो है वो मेथड एंड पे सेम बन जाता है, लेकिन ये तरीक़ाकार जो है ना वो एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन का ये है, सही है ना। तो ये चीज़ आ गई। अब इसमें जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो कोफिशिएंट जो है वो राइट हैंड साइड एल एंड उसके जो है वो कंपेयर करें। तो आगे जो है वो आप ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि यहाँ पे ये 10 + 15 cos अल्फ़ा आ गया, और ये स्क्वायर करके सम किया तो ये आ गई वैल्यू, सही है ना। तो ये जैसे ऊपर एक्सप्लेन जो है वो पहले भी किया था, यहाँ पे भी सही है ना, ये वाला ये फाइनल फॉर्म ये बन जाती है, लेकिन एक वे जो है वो कम्प्लेक्स नंबर को शो करने का वो जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि इधर उसने जो है वो क्या काम किया था
यहाँ पे उसने ऐड करके उसका जो है वो जो रिज़ल्टेंट था उसका एम्पलीट्यूड जो है ना वो ए और ये मतलब एज्यूम किया था, लेकिन हमने जो है वो पूरा जो है वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो लिया है और कॉम्प्लेक्स नंबर के आपस में जो है वो रियल पार्ट जो है वो उसमें जो है वो ऐड किए हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वो थोड़ी सी जो है वो एक्सप्लेनेशन का जो है वो फ़र्क है। बहरहाल जो है वो तो जो है वो तीनों जो है वो वे जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो इनसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो है वो थ्योरी का जो है वो ये चैप्टर जो है वो इस हिसाब से इस एग्जांपल पर जो है पूरा हो गया है। आगे ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये आपने खुद पढ़नी है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। साइकिल जो है बताया हुआ है कि वो क्या होता है, ये इसको आपने पढ़ना है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सारी ये आपके पढ़ने की चीज़ें हैं। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, हमें पता है टी इज इक्वल 2 पाई बाई ओमेगा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है वो एफ क्या है 1 बाई टी 2 पाई है, इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और सिंपल फ्रीक्वेंसी। और इसमें हेयर ओमेगा इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्रीक्वेंसी। तो इस जगह पे मेंशन किया टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ। तो एफ वाली को लीनियर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसको सर्कुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये आपने हमेशा याद रखना है। फेज़ एंगल वगैरह है या आपने सारे खुद पढ़ने हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये इसको भी पढ़ना है सारा कुछ। तो ये आपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिक जो है वो चीज़ें हैं। ऑक्टेव जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस इट्स मिनिमम वैल्यू, इट इज़ नोन एज ऑक्टेव बैंड। फॉर एग्जांपल जो है वो रेंजेस ये वाली जो है वो दी हुई हैं, ठीक है ना। तो इसको जो है वो थोड़ा इंटरनेट से भी सर्च करके आप लोगों ने जो है वो इसको क्लियर करना है। आगे डेसिबल वगैरह दिए हुए हैं। तो ये जो है वो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आगे 11 हार्मोनिक एनालिसिस को छोड़ दें। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो दिए हुए हैं। प्रॉब्लम्स को जो है वो अगर आप फॉर एग्जांपल देख लें, मैं फ़ाइल आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है वो मतलब इसमें सीरीज़ और पैरेलल के हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक प्रॉब्लम दिया हुआ है तो इसका सलूशन भी साथ जो है ना वो एक दिया हुआ है। तो इसको बस जो है ना वो आपने थोड़ा ख़ुद देख लेना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड से सिंपल मैकेनिक्स है। तो ये K1 जो है वो दो स्प्रिंग जो है वो साफ ज़रा सीरीज़ में पैरेलल में है, फिर उनके साथ K2 सीरीज़ में है, फिर ये K3 2 स्प्रिंग्स हैं, सेम साफ ज़रा स्टिफनेस होगी। ये आपस में जो है वो क्या हैं, अब इसमें ये जो है वो उसके साथ फर्दर जो है वो इन सब के साथ K4 जो है वो फिर पैरेलल में आ गया और इन सब के साथ फिर इनका जो है वो वैल्यू इवेलुएट करके फिर K5 के साथ इन सीरीज़ आ जाएगा। तो ये जो है वो सिंपल सी मेथडोलॉजी है। सोल्यूशन में देख लें उसने जो है वो कैसे किया है, इसको आपने फर्दर डिटेल के साथ करना है। ये तो सिर्फ जो है वो थोड़ा गाइडेंस के लिए जो है वो मैंने थोड़ा बताया है, सही है ना। डिटेल के साथ आपने इसको करना है। तो साफ ज़रा ये पैरेलल हैं, तो पहले आप इनका इक्विवेलेंट जो है वो निकाल लें, जिसको उसने जो है वो यहाँ पे 1 ओवर जो है वो ये के इक्विवेलेंट जो है कह दिया है। तो 2 1 जो है वो स्प्रिंग्स हैं, ठीक है ना। तो ये K3 तक उसने सारे निकाल लिए हैं, ठीक है ना। ये साफ ज़रा जो कि ये जो है वो 2K1 आ जाना है, सिंपली पैरेलल में है। ये 2K3 आ जाना है। तो ये 2K1 और 2K3 K2 के साथ इन सीरीज़ में आ जाएंगे। तो डायरेक्ट सीरीज़ का फार्मूला इन 3 स्प्रिंग्स के लिए उसने लगा लिया। तो 1 ओवर 2K1 प्लस 1 ओवर K2 प्लस 2K3। इसका जो है वो एलसीएम वगैरह जो है वो उसने जो है वो लिया है, ठीक है ना। तो साफ ज़ाहिर ये आ गया। साथ ही उसने रेसिप्रोकल ले के भी 2K1 K2 और डिवाइडेड बाई जो है वो K2 ये जो है वो निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये है। आगे जो है वो फर्दर जब ये इक्विवेलेंट आ जाएगा तो हमने देखा कि ये K4 जो है ना वो ये जो टोटल के इक्विवेलेंट जहाँ पे उसने निकाल लिया इसी स्टेप के अंदर ही, ठीक है ना। तो आप थोड़ा इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, सही है ना। यानी कि के इक्विवेलेंट यहाँ तक निकले थे। तो साथ ये चूँकि उसके पैरेलल था तो ये सब के इक्विवेलेंट में ये इनका जो है वो के इक्विवेलेंट जो ऊपर आ गया। इसके साथ K4 चूँकि पैरेलल में था तो सिंपली ऐड करके K5 के साथ अब चूँकि ये फिर सीरीज़ में एक स्प्रिंग बन गया था ना, तो ये फिर उसका जो है वो टोटल इक्विवेलेंट निकाल लिया है। तो K5 अब इसको जो है वो क्या है, इसका जो है वो एलसीएम वगैरह लिया है। तो साथ ये जो है वो एलसीएम लेके ये निकाला है। अब इसको सारे को आपने डिटेल के साथ जो है वो ख़ुद सॉल्व करना, ये आपके ज़िम्मे है, ठीक है ना। क्योंकि ये सिंपल मैकेनिक्स है तो इसको आपने ख़ुद करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो ना सॉल्व हो, इसमें कोई मिस्टेक हो, कोई लगे तो आपने मुझे बता देना है। सो आई विल बी डिस्कसिंग, ठीक है ना, मैं इसको रिजॉल्व कर दूँगा। तो ये चीज़ आ गई। आगे जो है वो एग्ज़ाम्पल 1.2 है,
ठीक है ना। तो ये सिंपल जो है वो मैकेनिक्स वाली है। इस तरह की हमने बहुत सारे एग्जांपल किए, लेकिन अब जो कि सोल्यूशन दिया हुआ है तो उसको हम डायरेक्ट देखते ही जाते हैं कि कंसीडर सिस्टम ऑफ टू स्प्रिंग विद स्टिफनेस K1 K2 अरेंज इन पैरेलल एज शोन इफ रिजिड बार टू स्प्रिंग रिमेंस हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल जो है वो रहती है। फॉर एग्जांपल अब हमने यानी कि स्प्रिंग K1 K2 दिए हुए, ये देखिए जो है वो लेंथ दी, तो F1 जो है वो जगह पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है हमने इक्विवेलेंट लीनियर स्प्रिंग जो है वो फाइंड करना है और जो कि इस जगह पे लगा हो, ठीक है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट दिया हो, तो अब इसमें जो मेथड उसने लगाया है, अब चूँकि अपेरेंटली ये पैरेलल है, लेकिन चूँकि इनका जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफ्लेक्शन वाले पॉइंट पे सेम नहीं है, तो इस वजह से सीरीज़ पैरेलल वाला डायरेक्ट फार्मूला लग नहीं सकता इन पे। तो हम इस पे जो है वो सिंपल मैकेनिक्स जो है वो लगाएंगे। कैसे उसने लगाई है ये चेक करें कि अब उसने साफ ज़ाहिर है अगर हम इसको जो है वो इस पर ये फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या चीज़ है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यही फोर्स जो है वो हम सेंटर में लगाते तो ये बिल्कुल जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहते हैं कि अगर इनकी इक्वल स्टिफनेसेस हैं फॉर एग्ज़ाम्पल K1 K2 नियरली, तो अगर ये बार जो है वो हॉरिजॉन्टल रहती तो ये बिल्कुल वर्टिकली डाउन ट्रांसलेट इसने करना था। लेकिन अब चूँकि इधर जो है वो साफ ज़ाहिर थोड़ा राइट की तरफ जो है वो लगी है सेंटर से, तो ये क्या है, बार एक तो जो है वो मतलब ये ट्रांसलेट भी साथ करेगी और साथ जो है वो चूँकि इस एंड पर जो है वो फोर्स लग रही है, तो ये रिलेटिवली ज़्यादा जो है वो क्या हो जाएगा, इसका इंक्लिनेशन या रोटेशन आ जाएगी। तो सेम यही चीज़ की है। अगर आप सोल्यूशन में देखें तो बार की इनिशियल पोजीशन AB जो है वो ये डैश डैश ये शो की हुई है, और फाइनल पोजीशन जो है वो A डैश B डैश है। ये फाइनल पोजीशन है जब जो है वो उसको डिफ्लेक्ट कर दिया गया है X तक। तो अब ये है वो A डैश और ये वाली जो है वो सेंटर लाइन जो है वो इसकी ये बता रही है कि जब इसका ये वाला एंड जो है वो मकसद है साफ ज़ाहिर इसकी ये फाइनल लोकेशन ये है, तो B वाला एंड जो है वो यहाँ पर आ गया है, इसके अंदर फर्दर रोटेशन आ गई है। तो इस बार की यानी कि इतनी ये ट्रांसलेशन आ गई और इतनी जो है वो फर्दर उसके अबाउट ये रोटेशन आ गई है, तो ये जो है वो चीज़ आ गई। तो अब ये रिस्टोरिंग फोर्सेस जो है वो साफ ज़ाहिर स्प्रिंग कंप्रेस में होता है, F1 इधर जो है वो लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगी। अब हमने जो है वो क्या काम जो है वो करना है कि हमने इसका यानी कि x निकालना है, ठीक है ना, कि x की वैल्यू जो है वो ये कैसे आएगी। तो x की वैल्यू जो है वो आपकी सिंपल जो है वो वे में जो है वो आ सकती है। अगर मकसद है अगर आप सिमिलरिटी ऑफ जो है वो ट्राइंगल्स ही जो है वो ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप दो ट्राइंगल की जो है वो सिमिलरिटी ले लें, सही है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो आप कह देते हैं कि यहाँ पे A B डैश है और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है जिस वक्त कर्सर यहाँ पे मौजूद है, अब इसको जो है वो मैं रफ अभी समझा रहा हूँ, इसको जो है वो डायग्राम को रीड्रॉ करके हर एक स्टूडेंट ने जो है वो यहाँ पे इसको थोड़ा जो है वो कर लेना है। इसको B डबल डैश कह देते हैं हम, इस पॉइंट को हम बिल्कुल जो है वो इसके नीचे यानी सेम एलिवेशन पे A डैश वाले एलिवेशन में हम इसको B डबल डैश कह देते हैं। तो A डैश B डबल डैश और B डैश वाली ये ट्राइंगल जो है इसको अगर हम सिमिलरिटी लें और इसको हम कह देते हैं कि तो सिमिलरिटी जो है वो लें तो x वाली ये ट्राइंगल के साथ इस पॉइंट को, जैसे C डैश है तो इसको हम इधर यहाँ पे इस पॉइंट को जो है इस जगह पे कह देते हैं, इंटरसेक्शन जो आ रहा है C डबल डैश कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी दफ़ा लेक्चर में भी बताया है, तो इस वजह से हर चीज़ जो है वो बार बार जो है वो स्पून फीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो नहीं बताई जा सकती। तो सिंपल मैकेनिक्स है, इसको आपने जो है वो करना है। अगर आपने रेगुलरली लेक्चर जो है वो लिए हैं तो क्या आपने काम करना है, इस पॉइंट को B डबल डैश कह देना है, इस पॉइंट को जो है वो C डबल डैश कह देना है। तो अब ये दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी, क्या बन जाएंगी कि B डैश A डैश और B डबल डैश और फिर C डैश A डैश और C डबल डैश, ये ट्रायंगल बन जाएंगी। तो ये वाला एंगल जो है उसमें मतलब एक कॉमन भी है, या वैसे सिमिलरिटी ले लें। तो अगर आप वैसे सिमिलरिटी लेते हैं तो आप ये देखते हैं कि क्या सिचुएशन हो जाएगी कि यहाँ तक ये जो लेंथ आ जाएगी वो क्या चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ तक है x, इस पॉइंट तक x है, और यहाँ से C डैश पॉइंट तक यानी C से लेकर C डबल डैश पॉइंट तक क्या हो जाएगा, x1 आ जाएगा, सही है ना। तो क्या चीज़ आ जाएगी, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, C डबल डैश से लेकर C डैश तक लेंथ आ जाएगी वो x माइनस x1, सही है ना। यानी क्या चीज़ आ जाएगी, ये अगर आप इधर ले आएँ तो x माइनस x1 आ जाएगा ना, यही x1 को इस तरफ ले आएँ तो ये कितना आ जाएगा,
x माइनस x1 आ जाएगा। ओके हो गया। तो इसके साथ जो है वो अगर हॉरिजेंटल सिमिलरिटी लें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, वो साफ ज़ाहिर है ये अपना आ जाएगी L1, ठीक है ना, ये आ जाएगा नीचे। और अगर दूसरी ट्रायंगल में लें तो ये फिर जो है वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगी कि x2 माइनस x1, ठीक है ना, ये x2 माइनस x1 आ जाएगा। और यहाँ तक जो है वो लेंथ कितनी है, वो साफ ज़ाहिर टोटल बन जाएगी L1 प्लस L2। तो जब जो है वो साफ ज़ाहिर है ये जो है वो x1 x2 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये जो इधर था x माइनस x1 था वो इधर आके ऐड हो जाएगा। तो ये x इन टर्म्स ऑफ जो है वो मकसद है ये हमने उसकी वैल्यू जो है वो निकाल ली के x1 और ये इसके, ठीक है ना। तो अब इसके साथ जो है वो x1 और x2 वगैरह लिख दिया। अब इसको जो है वो x1 और x2 को हम क्या है वो हम उसने हॉरिजॉन्टल जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो मतलब ले लिया, पहले सिमिलर ट्रायंगल की सिमिलरिटी ले लिया, उसके बाद जो है वो इक्विलिब्रियम होगा उसने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिया है तो इसके बराबर है। फिर उसने मोमेंट वाली इक्वेशन लगा रही है अबाउट पॉइंट C डैश के। तो साफ ज़ाहिर है ये भी क्लियर है F2 L2, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ये इस तरफ है मोमेंट इसका इसके इस तरफ है, ठीक है ना। तो अब इनको जो है वो करके यहाँ से वैल्यू जो है वो उसने निकाल ली है। यहाँ से जो है वो F1 F2 की जो है वो इधर जो है वो वैल्यू पुट कर देना। ये देखें यहाँ से जो है फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं कि F2 की वैल्यू निकालते हैं। तो F2 की वैल्यू किसके बराबर, F1 L1 बाई डिवाइडेड बाई जो है वो L2 आ जाएगा, ठीक है ना। F2 की वैल्यू पुट करेंगे F1 की फॉर्म में आ जाएगी, फिर F1 की वैल्यू इधर से निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ जो है वो F आ जाएगी। फिर बिल्कुल उसी तरीके से आपने F2 की वैल्यू निकाल लेनी है साफ ज़ाहिर है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इक्वेशन 2 और 3 को जो है सॉल्व करके तो F1 F2 की वैल्यू आ जाएंगे टर्म्स, सही है ना। और उसके बाद जो है वो हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग्स के K1 K2 के वो क्या है, x1 जो है वो F1 K1 x1 के बराबर है, F2 के x2 के बराबर है। तो इनकी जो है वो वैल्यूज़ पुट कर दें, ये चीज़ें आ गई। तो अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स जो इक्विवेलेंट है उसका जो है वो हम जो है वो निकाल सकते हैं कि वो किसके बराबर हो जाएगा, सही है ना। ये जो ऊपर x जो है ना उसने लिखा होता है इसमें अंदर जो है वो बस जो है वो वैल्यूज़ जो है वो आप इनपुट कर दें, ठीक है ना। ये x1 और x2 की वैल्यूज़ जो है वो इनपुट कर दें, तो और कुछ नहीं, ये x1 x2 की ये जो वैल्यूज़ हैं ये पुट करें। तो ये जो है वो वैल्यूज़ जो है जब आप पुट करते हैं तो ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई जो है वो कर लेना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ जाएगी। अब जो इक्विवेलेंट है वो हमें पता है कि f/x के बराबर है, तो इसमें जो है वो f के साथ f जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो के इक्विवेलेंट जो है वो क्या आ जाएगा, यानी इस जगह पे अब ये जो है वो क्या चीज़ है, x जो है वो ये आ जाएगा f/ जो है वो के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट जो है वो इसके f जो है वो इसके साथ कैंसल आउट हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है वो के इक्विवेलेंट जो है वो मतलब है इसके बराबर जो है वो आ गया। या इन अदर वर्ड्स जो है वो क्या चीज़ है, सिंपली जो है वो ये चीज़ जो है ये दूसरी साइड पर अगर आप f/x करें तो यही जो है वो के इक्विवेलेंट के जो है बराबर है। तो के इक्विवेलेंट जो है वो आ जाएगा, यानी ये देखिए K1 K2 और ये L1 प्लस L2 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये। तो इसको जो है वो आपने डिटेल के साथ जब आप करेंगे तो इसे तब भी जो है वो समझ आएगी। अभी तो मैंने गिवन सोल्यूशन को जो है वो एक्सप्लेन किया है। उसके बाद 1.69 है, तो इसमें देखें कि एक जो है वो रोटेशनल जो है वो सिस्टम है, टॉर्शनल सिस्टम और ये लीनियर कुछ स्प्रिंग्स हैं। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, तो इसको भी डिटेल के साथ आपने करना है। अब इसके फॉर एग्जांपल हमने थीटा रोटेशन दी है, तो इसका मतलब है हमें जो स्प्रिंग फाइंड करना है वो क्या होगा, वो टॉर्शनल स्प्रिंग होगा इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो हाफ KT1 जो है वो ये यानी यहाँ पे जो है वो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज लगाया है फार्मूला, यानी अगर हमने स्प्रिंग जो है वो मिक्सअप ऑफ स्प्रिंग्स है, सही है ना। अब ये आपस में जो है वो अगर वैसे तो आप देखें तो ये स्प्रिंग्स K1 K2 पैरेलल में लग रहे हैं ना, सही है ना, ये K3 वगैरह, लेकिन एक्चुअली जो कि इनका डिस्प्लेसमेंट जो है डिफरेंट है, तो इस वजह से क्या इन पर डायरेक्ट फार्मूले सीरीज़ पैरेलल वाले नहीं लग सकते। तो इसलिए जो है ये सिचुएशन है। हमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है लगाया है, तो हाफ KT1 यानी कि टॉर्शनल स्प्रिंग ये वाला, इसका जो है वो एनर्जी जो है वो आ जाएगी साफ ज़ाहिर
वो थीटा स्क्वायर यानी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है ना। तो रोटेशनल के केस में ये टॉर्शनल स्टिफनेस है, तो फिर ये थीटा यानी रोटेशनल जो है वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, हाफ के टी थीटा स्क्वायर इसका आ जाएगा, इसके तरह हाफ के थीटा स्क्वायर आ जाएगा, और इसका जो है वो क्या चीज़ आ जाएगी, हाफ के1 थीटा L1। अब ये कैसे आएगा कि फॉर एग्जांपल अब इसमें रोटेशन जो है वो थीटा जो है वो ये आई है, सही है ना। तो बात तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो अभी थोड़ा सा इसको क्रॉप करके यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं पेंट पे जो है वो यहाँ पे इसको जो है वो पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यानी कि ये जो सिचुएशन जो है वो बननी है ना इसकी फाइनल, चलें यहाँ से ये देख लें कि अगर ये थीटा रोटेशन इस तरफ हो रही है तो हम इस बार को जो है वो अगर हम देखें तो इसकी जो डिफ्लेक्टेड जो है वो मतलब पोजीशन होनी है, अगर आप स्ट्रेट जो है वो ये लाइन थोड़ी सी जो है तो ये आ जानी है, यानी कि ये एंगल जो है हमारे पास क्या आ जाना है, ये थीटा आ जाना है। एक तरह से कह लें कि ये रोटेशन जो है ये थीटा जो है यहाँ पे रोटेशन आएगी ना तो ये थीटा आ जाएगा और नई पोजीशन ये है। तो अब ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कह लें कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना ये हॉरिजेंटल ये वाला, सही है ना, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो साफ ज़ाहिर फॉर एग्जांपल क्या x1 इसको बोल देते हैं स्प्रिंग k1 की वजह से। तो जितना जो है वो ये स्प्रिंग इधर कंप्रेस होगा ये k2 उतना ही एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि x1 और x2 की जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो आपस में जो है ना बराबर होंगे, जितना ये कंप्रेस होगा उतना ही एक्सटेंड हो जाएगा। इसी तरीके से k3 जो है वो ये चीज़ आ जाएगी। तो अब यहाँ तक ये लेंथ कितनी है, ये L1 लेंथ है। तो ये वाला जो x1 की जो वैल्यू होगी ना, x1 की जो वैल्यू होगी वो L1 ये थीटा के बराबर हो जाएगी, और L2 की जो है यहाँ पे x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो L2 थीटा के बराबर हो जाएगी। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, सिंपल जो है मैं कहने से आप जो है वो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपने ये डायग्राम जो है वो ज़्यादा डिटेल के साथ बना लेनी है। तो ये देखें तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो हाफ k1 असल में यहाँ पे था x1, तो ये थीटा L1 स्क्वायर के बराबर आ गया साथ वैल्यू पुट की। तो इसी तरीके से k2 का भी चूँकि वैल्यूज़ जो है सेम है, सही है ना। तो ये जो है वो थीटा L1 स्क्वायर आ गया। कंप्रेशन एक्सटेंशन चाहे नेगेटिव और पॉजिटिव वो स्क्वायर करके वो वैसे ही पॉजिटिव हो जाता है। तो ये चीज़ आ गई। k3 के केस में जो है वो L2 थीटा आ गया, थीटा L2 लिख दिया उसने, तो ये चीज़ आ गई। सब का जो है वो स्क्वायर करके थीटा स्क्वायर के साथ थीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाफ के साथ हाफ कैंसिल हो गया, k1 k2 और हाफ ये। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि अगर ये KEQ जो है ना ये टॉर्शनल वाला है, ये याद रखना ये लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थीटा उसने दिया हुआ है। अगर वो किसी जगह फॉर एग्जांपल यहाँ पे x शो कर देता तो फिर हम क्या करते, ये जो थीटा हैं सारे इनको हम लीनियर फॉर्म में जो है वो शो करते। तो अब वैसे भी देख लें कि अगर टॉर्शनल स्प्रिंग हैं तो जो टॉर्शनल स्टिफनेसेस हैं वो सिंपली ऐड हो गए हैं, KT1 और KT2 सिंपली ऐड हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पैरेलल होते तो पैरेलल में क्या होता है कि जो स्टिफनेसेस होती हैं वो सिंपली ऐड हो जाती हैं ना, क्योंकि उनकी रोटेशन जो है वो सेम आ रही है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉइंट के ऊपर। तो KT1 और KT2 जो है वो इनकी जो थीटा रोटेशन है वो सेम है, तो इस वजह से क्या है ये तो पैरेलल वाला फार्मूला आ गया। बाकी जो है वो लीनियर का उतना जो है वो फैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई होके वो ऐड हो गया है। तो ये जो है वो प्रॉब्लम को डिटेल के साथ करना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे जो है वो ये यहाँ पे जो है वो दिए हुए हैं, इसको भी जो है वो मकसद है मैं ऐसे ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल मैकेनिक्स प्रॉब्लम है। वो फाइंड द इक्विवेलेंट जो है वो कहता है कि टॉर्शनल जो है वो स्प्रिंग है सिस्टम का, तो K1 K2 K3 जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है ना, K5 दिए हैं, लीनियर स्प्रिंग वगैरह दिए हुए हैं। तो आप डायरेक्ट प्रॉब्लम की जो है वो स्टेटमेंट देख लें, डायग्राम देखें तो हम ये पता चलता है कि K1 K2 K3 सीरीज़ में है एक तरह के ना, ये शाफ्ट है या उनकी जो है ना वो ये चीज़ आ गई, सही है, ये उसने बता दी हैं। और K6 K5 साफ ज़रा लीनियर स्प्रिंग जैसे होते हैं वो बने हुए हैं, और K4 यानी कि ये भी साथ क्या है वो सीरीज़ में उनके साथ है। तो अब आप देखें कि सबसे पहले उसने जो है वो सीरीज़ वाले जो स्प्रिंग्स हैं वो उनका जो है वो मतलब फार्मूला लगाया जो कि डायरेक्ट। अच्छा, अब इसमें इस बात पे जो है ना थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, सही है ना, कि जो है वो K1 K2 K3 के साथ K4 भी जो है वो सीरीज़ में है,
सही है ना, इस तरह नहीं करना, चूँकि दरमियान में ये मैस आ गई है ना, तो ये जो एक तरफ जो स्प्रिंग एंड टू एंड कनेक्टेड है, स्प्रिंग एंड टू एंड कनेक्टेड है, वो सीरीज़ में है, यानी इधर तो दरमियान में ये मैस आ गई है ना, तो ये गलती नहीं करने कि आप कहें कि K1 K2 K3 K4 के साथ जो है वो आ गए हैं उसमें सीरीज़ में, नहीं, यानी K1 K2 K3 K4 के साथ तो पैरेलल में है, जो कि ये भी इधर दरमियान में मैस आ गई है, दरमियान में इनके भी जो है वो इधर ये मैस आ गई है, सही है ना। तो इस वजह से K4 जो है वो K3 K2 K1 के साथ पैरेलल में है, ये आपस में जो है ना, ये तीन स्प्रिंग K1 K2 K3 सीरीज़ में है, लेकिन K4 के साथ पैरेलल में, सही है ना। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल आप देखें K5 K6 भी आपस में पैरेलल, लेकिन पैरेलल की वो बात जो है ना वो आ जाती है कि इसमें क्या उनका जो डिस्प्लेसमेंट है मैस पॉइंट पे सेम है या नहीं, तो वो देखना। तो इस वजह से क्या होता है, ये हमने केयरफुली जो है वो लगाना है। तो ये चूँकि जो है वो डायरेक्ट सीरीज़ में थे, तो ये जो है सीरीज़ वाला फार्मूला 1 2 3 पे लगा लिया K1 K2, तो ये इनका ये इक्विवेलेंट आ गया। अब चूँकि बाकी जो स्प्रिंग्स हैं उनका जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है ना उसने लगाया है, तो वो देखें कि एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो है थीटा चूँकि रोटेशन दी हुई है ना, चूँकि अगर आप स्टेटमेंट जो है वो पढ़ें तो उसमें जो है वो क्या कहता है, फाइंड द इक्विवेलेंट टॉर्शनल स्प्रिंग फाइंड करता है। अगर वो लीनियर कह देता स्प्रिंग कांस्टेंट तो फिर हम वो लीनियर फाइंड करते, लेकिन अब चूँकि टॉर्शनल बोल रहा है तो इसमें ये याद रखें कि ये जो KEQ दिया हुआ है, ये KEQ टॉर्शनल है, असल में लिखा नहीं है, लेकिन आपने समझना है चूँकि साथ थीटा स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हाफ जो है वो K4 स्प्रिंग आ गया, ये भी एक तरह का चूँकि टॉर्शनल स्प्रिंग है तो K4, तो इसमें भी ये याद रखें कि K4 असल में KT4 है, यानी टॉर्शनल स्प्रिंग है, ये लीनियर नहीं है, लिखा बेशक नहीं है बुक वाले ने, लेकिन आपने जो है वो रीराइट कर लेना है। हाफ KT है, टॉर्शनल स्प्रिंग है, सही है ना, ये इसकी टॉर्शनल स्टिफ है। टॉर्शनल स्टिफनेस जो है वो आप मतलब है वो जानते हैं कि जो है वो मतलब है न्यूटन मीटर पर जो है वो मतलब रेडियन वगैरह जो है वो मतलब ये होती है, जैसे फोर्स की जो है वो यूनिट जो है वो क्या होती है, यानी न्यूटन पर मीटर होती है, तो उस केस में जो है वो वहाँ पे टॉर्क आ जाएगा टॉर्शनल, ठीक है ना। तो T बाई जो है वो आ जाएगा थीटा, ठीक है ना। टॉर्शनल स्टिफनेस टॉर्क पर जो है वो यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, थीटा स्क्वायर आ जाएगा। और आगे जो है वो हाफ K1 2 3, जो कि ये भी जो है वो तीनों जो है वो जो थे जो स्टिफनेसेस थी, ठीक है ना, ये भी एक्चुअली क्या चीज़ थी, ये टॉर्शनल स्टिफनेसेस थी, सही है ना, जो कि ये रोटेशनल थी, ठीक है ना। तो इस वजह से ये भी जो है वो क्या चीज़ आ गई, ये थीटा स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, ये डॉट नहीं लिखा हुआ, ये स्प्रिंग ही है थीटा। और उसके बाद जो है वो K5 है, तो K5 जो कि लीनियर स्प्रिंग था, तो लीनियर स्प्रिंग जो है वो हम देखते हैं कि अगर किसी रेफरेंस केस से ये जो है वो फॉर एग्जांपल थीटा रोटेशन हुई है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो आर्क लेंथ है, सही है ना, फॉर एग्जांपल इसको भी जो है वो मैंने जैसे कि पहले जो है वो इसको थोड़ा सा क्लिप करके जो है वो उसमें जो है वो पेस्ट करते हैं, देखें तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो फॉर एग्जांपल अब देखें कि ये फॉर एग्जांपल अब ये रेफरेंस है, तो अब जो है वो क्या है, यानी कि ये न्यू पोजीशन जो है वो ये आ रही है, ये ठीक है ना। तो अब ये जो आर्क है ये जो बनी है यहाँ से, ठीक है ना, ठीक है, तो ये आर्क की लेंथ कितनी होगी, ये R और ये थीटा के बराबर हो जाएगी, यानी कि K5 में जो है वो अगर फॉर एग्जांपल थीटा इस तरफ रोटेशन हो रही है, तो K5 में जो है वो जो एक्सटेंशन होगी ना, एक्सटेंशन इस तरफ, वो कितनी हो जाएगी, R थीटा के बराबर हो जाएगी, और K6 उतना ही कंप्रेस हो जाएगा, सही है ना, K6 कितना इतना कंप्रेस हो जाएगा और ये एक्सटेंड हो जाएगा। अगर थीटा इस तरफ होता तो ये उतना कंप्रेस हो जाता, ये एक्सटेंड हो जाता, तो R थीटा ये वैल्यू आनी है। तो रोटेशन ये देखें कि इसमें जो है वो अब ये यहाँ पे K5 जो है वो ये मकसद है आ गया उसका लीनियर स्टिफनेस और साथ उसकी
ये जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ गया, जो कि मतलब x5 कह ले तो वो ये आर थीटा या थीटा आर के बराबर होगा, k6 भी उसके बराबर ही है, सही है ना, क्योंकि ये जितना जो है वो इसके अंदर एक्सटेंशन होगा उतना कंप्रेशन होगा। ये कर दिया, और साथ ही जो है वो हमने क्या, थीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, हाफ भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे k1 के ये आ गया। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि टॉर्शनल स्टिफनेस जब फाइंड करनी है तो ये जो है वो k4 जो कि वो भी टॉर्शनल स्प्रिंग है, कि 1 2 3 उनका जो है वो सीरीज़ लगा के फार्मूला जो है, ये भी टॉर्शनल स्टिफनेस है, ये टॉर्शनल स्टिफनेस, ये टॉर्शनल स्टिफनेस, वो टॉर्शनल स्टिफनेस के अंदर ऐड हो गई। और ये जो है वो k5 और k6 जो कि लीनियर स्टिफनेस थी, तो उनके जो है वो फैक्टर जो है वो साथ ये मल्टीप्लाई हो गए आर स्क्वायर के साथ। तो ये जो है वो कर दिए कि 1 2 3 की वैल्यू पुट की है, तो ये जो है वो उसका फाइनल फार्मूला आ गया है। इसको डिटेल के साथ आपने सेपरेट पेजेस पे जो है वो कर लेना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो डिटेल मैंने यहाँ पे जो है वो थोड़ी रफली शो की है, ये आपने एग्ज़ाम में शो करनी है, इसके जो है वो नंबर होंगे, सही है ना। ये जो आर थीटा है, इसको जो है वो x5 जो है वो लिख के कि ये आर्क लेंथ की ये जो आ रही है, और इधर ये, तो ये शो करनी जो है वो मस्ट है, सही है ना। ये विद इन क्लास जो है वो ऑन कैंपस काफ़ी दफ़ा ये चीज़ एक्सप्लेन की है। 1.11 इसको जो है वो ये ख़ुद कर लें, ठीक है ना, ये दी हुई है। इसी तरीके से 1.18 है, ये भी अब बहुत दफ़ा जो है वो आगे एक्सप्लेन किया, तो इसको अब आपने खुद करना है, ठीक है ना। ये सारी जो है टेक्निक एक दफ़ा बता दी है, इसको सारा आपने खुद करना है। अगर जहाँ समझना है मुझे बता देना, ठीक है। तो इसी तरीके से अब ये प्रॉब्लम जो है वो दिए हुए हैं, ये प्रॉब्लम जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है ना। इन सब को जो है वो देखना है और आपने खुद करना है। अब आपको जो है वो बेस बन गए एक ही तरह के हैं। अब इसमें ये प्रॉब्लम जो है वो 1.23 कह लें, चलें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा जो है वो देख लें, सही है ना। इसका भी सॉल्व किया हो कि फाइंड द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंट मैस भी आ गए, स्प्रिंग भी आ गया, तो विद रेफरेंस टू, तो ये, तो अब आप इसमें देखते हैं कि इसको जो है वो इस तरफ अगर हमने रोटेशन जो है वो दी है, तो तो अब इसमें जो है वो आपने देखना है कि स्टिफनेसेस फाइंड करने के लिए टोटल स्प्रिंग्स फाइंड करने इक्विवेलेंट और रोटेशनल के लिए। तो अब इसमें जो है वो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट अगर आप देखें तो इसमें टॉर्शनल है, तो यहाँ पे थीटा उसने जो है वो शो किया है मेनली, तो हमें टॉर्शनल स्प्रिंग एक तो फाइंड करना है, और दूसरी जो है वो मैस हमने इसकी जो है वो फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट मैस ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। तो इसको देखें कि जो है वो कैसे उसने जो है वो सॉल्व किया है, K1 K2। अब ये जो है वो दो स्प्रिंग तो डायरेक्ट जो है ना वो लगे हुए थे, उसमें सीरीज़ में लगे हुए थे, तो सिंपल जो है इनका नाम K23 इक्विवेलेंट रख लिया है। तो सिंपल वो फार्मूला लगा के उसने यहाँ पे ये K23 के नाम कर लिया है। अब ये जो K4 से लिखा है कि A रॉ G, ठीक है ना। अब इसमें ये है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो लिक्विड ऑफ डेंसिटी जो है वो रॉ का दिया हुआ, और उसके अंदर ये सिलेंडर जो है ना वो डिप हो रहा है, सही है ना। इसको उसने जो है ये K1 K2 K3, इसको स्प्रिंग जो है वो स्टिफनेस जो है वो बुआंसी वाली जो है, यानी जो फोर्स है लिफ्ट फोर्स, उसको भी उसने स्टिफनेस से जो है वो एज्यूम किया है। तो अब ये लिक्विड अगर इसकी जो है ये, और इसका जो है वो वॉल्यूम कितना जो है वो बन जाएगा, ठीक है ना। इसका जो है वो जो एरिया आ जाएगा, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर वगैरह, ठीक है ना। तो ये जो आ जाएगा पाई/4 जो है वो डी स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो ये जो है एरिया, और इसके जो है वो मतलब है इसकी जो है वो हाइट जो है मतलब है वाटर की या लिक्विड की कितनी है, वो वाई जो है वो डिस्प्लेसमेंट तक उसके अंदर डिप किया है, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो अब ये इस लिक्विड की जो है वो डेंसिटी कितनी है, रॉ, ठीक है ना। तो अब हमें जो है वो ये पता है कि
ये जो रॉ है ये होती है मैस डेंसिटी। रॉ क्या होती है? मैस डेंसिटी, यानी इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और साथ जी मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगी वेट डेंसिटी। अब वेट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेट डेंसिटी का फार्मूला होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये होती है वेट डेंसिटी, यानी डब्ल्यू बाई जो है वो वी, यानी वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अब ये उसके साथ जो है वो जब जी मल्टीप्लाई किया, जो कि एम जी आ गया ना, तो ये जो है वेट पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। अब वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो देखें तो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ गया, तो साथ एरिया जो है वो अगर उसका हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये चीज़ जो है वो किसके बराबर आ गई? ये इसका मीटर स्क्वायर और नीचे मीटर क्यूब था, तो ये मीटर कैंसिल हो गया, यानी न्यूटन पर मीटर, यानी उसकी लीनियर स्टिफनेस आ गई न्यूटन पर मीटर। और ये फार्मूला आगे जो है वो लिख दिया है कि एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4 के बराबर है, और जी ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज़ आ गई। तो ये तीनों स्प्रिंग्स की जो है वो मतलब स्टिफनेस भी जो है वो निकाल ली, K2 3 ये चीज़ आ गई। K1 जो है वो उसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है, लेकिन फिर ये जो है वो जो कि डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, तो स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला इस पर भी लगेगा। तो ये जो है वो इसके अंदर टोटल कितने स्प्रिंग्स आ गए? ये K2 3 मिल के एक बन गया, इधर जो है वो ये 2 और ये 3, ठीक है ना। या जो है वो इनिशियली जो है वो 4 स्प्रिंग्स थे, ठीक है ना, 2 3 और 1 और ये वाला K4, 4 स्प्रिंग थे। तो ये चीज़ आगे। अब जो है वो अगर आप काइनेटिक एनर्जी लगाएं मैस के लिए, तो उसमें जो है वो क्या चीज़ आ जाएगी? हाफ m1। पहली मैस जो है वो ये वाली है, तो इसकी जो है वो आप इसकी जो है वो स्लांटेड पोजीशन ये ड्रा कर लेना। तो ये जो है वो जो है वो बताया कि अगर वो थीटा पे जो है वो स्लांटेड है तो कितना हो जाएगा? साफ ज़रा L1 थीटा आ जाएगा। तो उसकी जो है वो क्या आ जाएगा? टाइम डेरिवेटिव ले तो L1 थीटा डॉट आ जाएगा, थीटा डॉट स्क्वायर, तो हाफ m1 और जो है वो आ जाएगी, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये आ जाएगा L1 थीटा डॉट स्क्वायर। और आगे जो है वो क्या चीज़ आ जाएगी? जो सेकंड है, अब ये चूँकि मैस m1 और m2 जो है वो चूँकि इनका डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम आना है, चूँकि ये एक ही लाइन पर हैं। जितना ये मैस m2 जो है वो डाउनवर्ड्स जो है वो क्या होगी? जो है वो डाउनवर्ड जो है वो आएगी, उतनी मैस m ने भी डाउनवर्ड चला जाना है। तो इस वजह से इनका जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो कि सेम होना है, इस वजह से m प्लस m2 को सिंपली उसने 2 फैक्टर टर्म बनाने के बजाय ऐड कर दिया है। तो साथ जो है वो इसका जो है वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ठीक है, वो आ जाएगा L3 थीटा, सही है ना, चूँकि सेम जो है वो थीटा रोटेशन है, तो L3 थीटा डॉट आ गया साथ, और ये किसके बराबर है? हाफ जे कैवरेंट, यानी कि ये रोटेशनल जो है वो मैस आ गई ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ गई। अब हमने जो है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए ये आ गया, और रोटेशनल के लिए जो है तो हम इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या है, जो कि रोटेशनल जो है वो काइनेटिक निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाया, तो हाफ जो है वो K1, और इसी तरीके से इसका जो है वो यहाँ पे रोटेशन दी तो L1 थीटा। इसकी टिल्ट स्लांटेड पोजीशन आपने ड्रा कर लेनी, बहुत दफ़ा ड्रा कर दी है, तो अब हर चीज़ जो है वो बार बार जो है वो नहीं जो है वो बताई जा सकती। तो इसको आपने जो है वो अब जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आपको समझ आ गई कि आपने इसकी स्लांटेड पोजीशन जो है वो आपने इस तरीके से ये ड्रा कर लेनी है, ठीक है। और ये जो है वो क्या है? थीटा एंगल आ जाएगा, और ये L1 थीटा आ जाएगा, L2 थीटा, L3 थीटा वगैरह आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये L2 थीटा भी आ गया है, और जो है वो ये है, ये चूँकि डायरेक्ट टॉर्शनल स्प्रिंग है तो इसका जो है वो थीटा स्क्वायर जो है वो ये आ गया है, और हाफ K4 जो है L3 थीटा आ गया, कैवरेंट ये आ जाएगा। तो मैस कैवरेंट जो है वो ये आ गई है, और के कैवरेंट जो है वो ये आ गया। इसमें फर्दर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो फ्रेंकली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम 1.25 है, बिल्कुल क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड से रैंडमली जो है यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने कॉपी किए हुए थे, तो इसको जो है वो आपने खुद देख लेना है, सही है ना। बिल्कुल जो है वो सीरीज़ का जो है वो डायरेक्ट पैटर्न है, तो इसको जो है वो आपने देख लेना है। इसी तरीके से ये वाला प्रॉब्लम भी आपने खुद करना है, जो है प्रॉब्लम नंबर 1.26। इसमें कोई मॉडिफिकेशन हो के जो है वो किसी भी वे से एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है, तो इसको जो है वो इसका भी सलूशन दिया हुआ है, इसको खुद देख लेना है।
और इसमें जो है वो आगे चलते जाएं, ये वाला भी डायरेक्ट जो है वो मतलब आसान सा है, इसको भी देख लेना है। और उसमें जो है वो ये वाला 1.30, तो इस प्रॉब्लम को जो है वो देख लें, सही है ना। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम शोन इन द डायरेक्शन ऑफ द लोड पी। अब लोड पी इस तरफ जो है लग रहा है, तो ये एक रैंडम सिस्टम जो है वो दिया हुआ है जिसमें K1 K2 आपस में सीरीज़ में है, K3 K4 सीरीज़ में है, K6 7 5 सीरीज़ में है। तो एक तो सबसे पहला टास्क ये है कि वो P इस तरफ जो है वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अब ये जो है वो थीटा हमने यानी इस रेफरेंस से मेजर किया आगे, ये θ2 जो है ये सेकंड जो है वो इस लाइन का आ गया, ये सारा जो है वो दिया हुआ है। तो उसने एक जो है वो एक अरेंज जो है वो पैटर्न बना लिया है। तो अब इसमें जो है वो क्या है, एक तो सबसे पहले सीरीज़ के जो है वो फार्मूलाज लगा के जो है वो इक्विवेलेंट निकालें कि E1 के E2 जो है चूँकि 1 2 3 4 जो है वो पैटर्न सीरीज़ के बने हुए, तो 4 उसने इक्विवेलेंट निकाल लें। फिर उसके बाद एक चीज़ जो है वो उसने की है कि इफ़ द फोर्स P मूव्स बाई जो है वो x स्प्रिंग लोडेड लोकेटेड एट थीटा i अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट xi cos ओमेगा t, यानी कि असल में सिचुएशन जो है वो क्या होगी कि अब हमारे पास ये जो है वो इक्विवेलेंट ऐसे समझ लें कि जैसे K3 K4 या K1 K2 ये अपना अपना एक स्प्रिंग इनका इक्विवेलेंट जो है वो लग गया है। तो अब जो कि स्प्रिंग्स की अपनी ओरिएंटेशन डिस्प्लेसमेंट तो इनके अलॉन्ग आने हैं ना, सही है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये K इक्विवेलेंट 1 है, K इक्विवेलेंट 1 है, वो इसने जो है वो K5 K6 7 का इसको जो है वो K इक्विवेलेंट 1 बोल रहा है। फिर इस तरीके से K8 9 को इक्विवेलेंट 2 बोल रहा है, और K1 2 को जो है वो उसने क्या बोला है कि इक्विवेलेंट 3 बोल रहा है, और 4 जो है वो 3 4 को जो है वो क्या बोल रहा है कि इक्विवेलेंट 4। तो इस तरह से ऐसा समझ लें कि हमारे पास 4 स्प्रिंग लगे हुए हैं। तो जब मैस इस तरफ डिस्प्लेस होगी तो अब इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपनी अपनी जो है वो डायरेक्शन में होगा। तो हमने ये देखना है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट इक्विवेलेंट स्प्रिंग यानी P इस तरफ लग रही फोर्स, तो उसका डिस्प्लेसमेंट अगर x इस तरफ है तो उसका कितना इफेक्ट जो है वो x का वो K इक्विवेलेंट 1 की डायरेक्शन में पड़ रहा है, K इक्विवेलेंट 2 की डायरेक्शन में पड़ रहा है, K इक्विवेलेंट 3 की डायरेक्शन में पड़ रहा है, K इक्विवेलेंट 4 की डायरेक्शन में पड़ रहा है। तो हमने सिंपली उसी तरीके से जो है वो प्रोजेक्शन ड्रा करके उसके जो है वो हमने वो निकालने हैं। तो अब हम ये देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको जो है वो थोड़ा समझ तो आ गई होगी, लेकिन अगर इसको मैं क्लिक करके जो है वो आपको यहाँ पे पेंट पे जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको जो है वो यहाँ पे पेस्ट करें, और इसमें जो है वो यहाँ पे ये जो है वो ये अब फॉर एग्जांपल अब ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट मैं इसको थोड़ा एग्जेजरेटेड बना देता हूँ। ये जो है वो हॉरिजॉन्टल बनानी थी लाइन, थोड़ी जो है वो इसमें स्लांटेड जो है वो ऐसे हो गई है ड्यू टू जो है वो इनकैपेबिलिटी ऑफ ड्राइंग। तो अब ये देखते हैं कि ये जो एंगल है फॉर एग्जांपल हम ये जो कि इक्विवेलेंट 1 था, तो इसको हम कह देते हैं कि थीटा, ये जो है वो क्या हो जाएगा ये 1, तो ये जो है वो क्या है थीटा सबस्क्रिप्ट 1 आ जाएगा। अब इसका जो है वो हम प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे, ये है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये जो है वो प्रोजेक्शन ये K इक्विवेलेंट 1 वाली डायरेक्शन में जो है वो इक्विवेलेंट में ये हम इस तरीके से ये प्रोजेक्शन जो है ड्रा करेंगे। तो अब इस डायरेक्शन में जो है वो x1 का जो है वो कंपोनेंट जो फॉर एग्जांपल इधर जो है वो x1 है, तो वो क्या किसके बराबर हो जाएगा, वो जाएगा x cos थीटा जो है वो 1 आ जाएगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये K इक्विवेलेंट 1 है तो क्या आ जाएगा x cos थीटा 1, और इसी तरीके से इधर कितना आ जाएगा x2 आ जाएगा x cos थीटा 2, और इधर कितना आ जाएगा x3 आ जाएगा x cos थीटा, यानी ये जो टोटल एंगल है वो ऑटोमेटिकली उसके क्वाड्रेंट भी डिफाइन कर लेगा, सही है। तो ये आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इसको देखें तो ये जो है वो आ जाएगा x4 विल बी इक्वल टू x cos थीटा 4, ठीक है ना। तो अब यही चीज़ जो है वो उसने यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन की है, ठीक है। यानी क्या चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगा यानी x आई, यानी फर्स्ट इक्विवेलेंट का आ जाएगा K1 है तो x cos थीटा i, यानी अगर 4 है तो K4 आ जाएगा x cos थीटा 4। ये करके हम इन सब का जो है वो क्या काम करेंगे
ये जो है वो मतलब जो इक्विवेलेंट होगा, अगर वो लीनियर है तो हाफ के इक्विवेलेंट लीनियर, और इन सब का जो है वो सिंपल ये समेशन जो है वो लगा दिया है कि आयत स्प्रिंग की स्टिफनेस इक्विवेलेंट की, और आयत जो है वो मतलब डायरेक्शन में जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो उसका जो है वो आ जाएगा। तो ये जब हम करेंगे तो हाफ के साथ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये चीज़ जो है वो इस तरीके से आ जाएगी। सही है ना। तो ये सिंपल समेशन का फार्मूला लगाया है, तो इसके अंदर कोई और लॉजिक नहीं है, ये भी आसान सा था। अब आगे जो है वो ड्राइव दैट अप्लाइज। तो अब ये वाला जो प्रॉब्लम है, इस तरह के बहुत सारे किए हैं, इनको आप खुद ने जो है वो कर लेना है, ठीक है ना, इसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है। सही है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो सिंपल हैं, ये आगे सोल्यूशन भी दिया, इसको देख लेना है। ये इंपॉर्टेंट है 1.49, तो इसको भी जो है वो डायरेक्ट देख लेते हैं कि फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ द रॉकर आर्म असेंबली विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसमें आप देखते हैं कि अब एक्स कोऑर्डिनेट उसने ये दिया, तो इसका मतलब है कि वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस जगह पे जो है वो लेना चाहता है। तो इसका मतलब है कि हम मास m2 को जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो हम ऑसिलेट करते हैं इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, इसका लोअर एंड, अगर हम इसकी जो है वो डायग्राम में इधर थोड़ी सी बना के आपको जो है बता दूं, जी। तो अब आप इसमें जो है वो ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि इसकी जो स्लांटेड पोजीशन होगी वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं इसको यहाँ पे जो है वो मैं बना देता हूँ, यानी ये तो इसकी जो है वो थिकनेस थोड़ी जो है वो कम कर लें, और इसको जो है वो बेशक थोड़ा डैश पैटर्न में बना रहे हैं, जो कि ये उसकी जो है वो स्लैंटेड जो है वो पोजीशन है। तो ये अब ये जो है वो एंगल उसी तरीके से जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो थीटा डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब ये जो है वो अगर ये x है तो ये भी जो है वो डिस्प्लेसमेंट ये कितना आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ये भी क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ठीक है ना, ये x आ जाएगा। सिंपली इसको जो है वो x लिखते हैं, ठीक है ना। तो x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये यहाँ तक जो है वो ये b है रेडियस, तो x इज इक्वल टू आर थीटा वाली इक्वेशन लगाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी b थीटा, ठीक है ना। तो अब अगर हमने लीनियर स्प्रिंग जो है वो लगाना है तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी कि x जो है वो हमारे पास आ गया है b थीटा, तो थीटा आ जाएगा x बाई बी, सही है ना। तो ये चीज़ जो है वो आप आगे देखें तो ये थीटा x बाई बी जो है वो उसने इस तरीके से जो है वो लिखा है, ठीक है ना। तो ये आप अब सिमिलरली अब ऊपर जो है वो स्प्रिंग जो है वो यहाँ पे जब जो ऊपर वाला स्प्रिंग जो है वो सॉरी ये साफ ज़रा कंप्रेस होगा, मैस जो है वो m1 इधर मूव करेगी ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। ऐसा समझ लें कि ये रॉड है, ठीक है ना, ये यहाँ पे ये रॉड है तो ये इधर ये पॉइंट ऐसे जाएगा, ये थ्रेड नहीं है, ये रॉड है, तो ये इसको ऐसे पुश करेगा तो ये आगे जाएगा, स्प्रिंग K1 कंप्रेस होगा। तो अब जो है वो ये जैसे ये पेंट में मैंने जो है वो यहाँ पे जो है वो ये शो भी किया है कि यहाँ पे ये जो है वो आ जाएगा K1, ये क्या आ जाएगा K1 जो है वो ये बना लें इससे सॉरी, तो ये जो है वो ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना ये, सही है ना, ये वाला ये जो है वो आ जाएगा x1। अब x1 की जो है वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सॉरी ये थोड़ी x1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, इसका रेडियस जो है वो a है और ये a थीटा आ जाएगा, सही है ना, क्या आ जाएगा a थीटा। और थीटा की जो वैल्यू है वो x बाई बी के बराबर है, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, यानी ये a थीटा था तो
थीटा एक्स बाई बी के बराबर था, तो एक्स वन जो है एक्स बाई बी, यानी हर एक जो है वो एक्स की फॉर्म में यहाँ पे इक्विवेलेंट था। अगर यही इक्विवेलेंट एग्ज़ाम में एक्स इधर जो है वो शो कर दिया हो, तो आपने जो है वो x2 को इन टर्म्स ऑफ जो है वो इधर जो है वो निकाल लेना है x के। तो ये मॉडिफिकेशन ये चेंजेस जो है वो कर लेने, या रोटेशनल कहा जा सकता है थीटा, सही है ना, फाइंड करें। तो आपने हर एक जगह पे जो है वो x1 को जो है x2 को भी जो है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा निकाल लेना है, इसको भी जो इन टर्म्स ऑफ थीटा निकाल लेना है। तो ये जो है वो इस तरीके से वो इक्विवेलेंट जो है वो क्या चीज़ आ जाएगी, रोटेशनल मैस आ जाएगी। अभी इक्विवेलेंट लीनियर मैस आ गई है। तो हाफ एम ए क्यू एक्स डॉट स्क्वायर ये किया, हाफ एम वन एक्स स्क्वायर ये किया है, और ये जो है वो चूँकि ये जो है रोटेशनल, इसका रोटेशनल इनर्शिया ये है। और ये भी इंपॉर्टेंट बात ये कि इसकी सिर्फ एक टर्म आई है, चूँकि इसका जो है वो पिवट इसके अपने सेंट्रॉयड पर है, अदरवाइज़ इसकी कोई लीनियर टर्म भी आ जानी थी। तो हाफ के साथ हाफ कैंसिल हो गया है। तो बाकी जो है वो वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दी हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है वो ये एम ए क्यू ये आ गया। तो हमने देखा कि अगर लीनियर मैस है तो उसके अंदर जो लीनियर मैस है M2 वो एज इट इज़ ऐड हो रही है। जिस जगह पे इक्विवेलेंट फाइंड कर लेना M2 पे, तो अब वो एज इट इज़ ऐड हो गई है। अगर इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल x जो है वो M1 पर होता तो वो मैस जो है वो ऐड हो जाती, एज इट इज़ जो है वो M1 ऐड हो जाती, और साथ जो है वो M2 के जो है वो उसका फैक्टर जो है वो साथ मेंशन हो जाता, जो है वो फॉर एग्जांपल जो है वो b बाई जो है वो a आ जाता, ठीक है ना। वो क्योंकि a रेफरेंस बन जाना था ना, ये मैस M1 का डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाना था कि M1 प्लस आ जाना था M2 इन2 आ जाना था b बाई जो है वो a का स्क्वायर, उसी तरीके से आ जाना था। और आगे जो है वो आ जाना था 1 बाई जो है वो a आ जाना था यहाँ पे, सही है ना। तो ये इस तरीके से आ जाना है। तो वाइस वर्सा ही आपने इस तरह की मॉडिफिकेशन एग्ज़ाम में आ सकती है। तो ये आपने प्रॉब्लम करने है। अब इसको जो 1.53 को आपने इस तरीके से खुद करना है। बाकी जो है वो प्रॉब्लम के अंदर जो है वो ये डैम्पिंग वाले बेशक छोड़ दें, आगे ये स्किप कर दें, सही है ना। तो हैंस इन दिस वे जो है ये सॉल्यूशन भी पूरा हो गया। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसको काइंडली जो है वो आप सारे लोग जो है वो कर लेना तवज्जो के साथ, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है वो आ गई। और नाउ थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।